हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑब्स्टेटिक में क्या क्या यूज़ की जाती है। तो पिछली वीडियो में भी हमने कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ की थी। आप मेरी पिछली वीडियो को रेफ़र कर सकते हो। और जो एक्चुअल में ऑब्स्टेटिक्स में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जो हैं वो यूज़ होती हैं। तो जो रिमेनिंग टर्मिनोलॉजी हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट सबसे पहले हमारे पास इसमें आती है प्रीटर्म बर्थ। तो हम इसमें वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो प्रीटर्म बर्थ क्या रहता है? प्रीटर्म बर्थ के नाम से क्लियर हो रहा है कि टर्म मतलब फुल टर्म, और प्री मतलब टर्म से पहले, फुल टर्म से पहले जो बर्थ है उसको नाम दिया गया है प्रीटर्म बर्थ। तो इट इज़ द बर्थ ऑफ द बेबी बिटवीन 24 and 37 वीक्स ऑफ द गेस्टेशनल एज। अगर बेबी का बर्थ जो है 24 और 37 वीक्स गेस्टेशंस के बीच में होता है तो दैट इज़ नोन एज द प्रीटर्म बर्थ। उस बर्थ को हम नाम देते हैं प्रीटर्म। अब इसको प्रीटर्म नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि जो फुल टर्म की प्रेगनेंसी है वो कंप्लीट होने से पहले ही बेबी का बर्थ हो रहा है, मदर की डिलीवरी हो रही है, तो इसीलिए इसको प्रीटर्म का नाम दिया गया है, मतलब फुल टर्म से पहले का बर्थ। तो प्रीमेच्योर इन्फेंट्स are at greater risk for short and long term complications including disabilities and impediments in growth and the mental development। तो जो प्री मैच्योर इन्फेंट्स रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्क रहते हैं किस चीज़ के? शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस के। अभी रिस्क क्यों रहते हैं? क्योंकि जो प्री टर्म बेबी होते हैं उनके ऑर्गन्स जो होते हैं वो प्री मैच्योर होते हैं, वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होते हैं, और उनकी जो इम्यूनिटी रहती है वो भी बहुत वीक रहती है। तो इसलिए उनको इन सब चीज़ों के ज़्यादा रिस्क रहते हैं, इंक्लूडिंग डिसएबिलिटीज़ एंड इम्पेंडिमेंट्स इन ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट। उनकी जो ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट है वो भी प्रॉपरली नहीं हो पाती है। बट जो ये कॉम्प्लिकेशन है ये सभी बेबीज़ में सेम नहीं है कि ये सभी में होती हो, ये कुछ बेबीज़ में ही होती है। ये डिपेंड करता है बेबी टू बेबी, ये चीज़ें वेरी करती है। कई जो प्रीटर्म बेबी हैं वो हेल्दी भी रहते हैं, सिर्फ उनका थोड़ा वेट कम हो सकता है, बाकी उनमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती हैं। तो ये था प्रीटर्म बर्थ। अब हम नेक्स्ट देखेंगे पोस्ट टर्म बर्थ। तो पोस्ट टर्म बर्थ जो वर्ड है वो मतलब टर्म के बाद। पोस्ट टर्म प्री टर्म का जो है अपोजिट है। फुल टर्म के का पीरियड होने के बाद की जो प्रेगनेंसी है उसको हमने नाम दिया है पोस्ट टर्म बर्थ। तो पोस्ट मेच्योरिटी इज़ व्हेन अ बेबी हैज़ नॉट येट बीन बॉर्न आफ्टर 42 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। तो हमने फुल टर्म जो पूरा पीरियड रहता है वो कितना रहता है? 42 का। अगर बेबी 42 वीक्स तक भी बेबी की जो बेबी है उसका बर्थ नहीं हुआ है, मदर की डिलीवरी नहीं हुई है, तो वो जो प्रेगनेंसी है दैट इज़ द पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। और जो बेबी का बर्थ बाद में अगर 42 के बाद जा रहा है बेबी का बर्थ तो दैट इज़ द पोस्ट टर्म बर्थ, और उसको बोलेंगे पोस्ट मैच्योर बेबी, क्योंकि वो फुल टर्म का पीरियड होने के बाद हो रहा है। तो डिफरेंट बेबीज़ विल शो डिफरेंट सिम्टम ऑफ द पोस्ट मैच्योरिटी। तो हर बेबी में जो पोस्ट मैच्योरिटी के सिम्टम है वो भी डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं, जैसे कि हमने प्री टर्म में देखे। तो जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं जो सभी बेबीज़ में होंगे दैट आर ड्राई स्किन। बेबीज़ की जो स्किन है वो ड्राई हो सकती है। मिनिमल फैट, जो बेबी की बॉडी है उसमें मिनिमल फैट दिखेगा, कम फैट दिखेगा, एंड अ लॉट ऑफ हेयर ऑन देयर हेड एट्सेट्रा। और उनके जो हेड है उस पर ज़्यादा हेयर देखने को मिल सकते हैं। सम पोस्ट मेच्योर बेबीज विल शो नो और लिटल साइन ऑफ द पोस्ट मेच्योरिटी। कुछ पोस्ट मेच्योर बेबी जो होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, उनमें बिल्कुल भी साइन जो हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे पोस्ट मेच्योरिटी के, या तो फिर बहुत ही लिटल विट साइन जो हैं दे विल शो। तो ये बेबी टू बेबी वेरीज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन वर्ड जो है हम बहुत बार बात करते हैं। जब हम मदर की फ़ाइल भी अगर देखें तो उसमें लिखा रहता है कि बेबी जो है विद बर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, विद सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, विद ब्रीच प्रेजेंटेशन है। तो वो प्रेजेंटेशन एक्चुअल में रहती क्या है वो आज हम डिस्कस करते हैं। तो इट रेफर्स टू विच एनाटॉमिकल पार्ट ऑफ द fetus इज लीडिंग दैट इज क्लोजेस्ट टू द pelvic इनलेट ऑफ द बर्थ कैनाल जस्ट बिफोर द बर्थ। मतलब बेबी का कौन सा एनाटॉमिकल पार्ट जो है वो लीड कर रहा है कि वो क्लोजेस्ट है किसके? जो पेल्विक इनलेट है, पेल्विस का एक पार्ट रहता है पेल्विक इनलेट। तो जो
पेल्विक इनलेट के क्लोज है और जो बर्थ कैनाल है उसके क्लोज है बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी। तो उस पार्ट के अकॉर्डिंग हम मदर की जो बेबी की जो प्रेजेंटेशन है वो हम बताते हैं। अकॉर्डिंग टू द लीडिंग पार्ट बर्थ इज आइडेंटिफाइड एज सिफेलिक ब्रीच और शोल्डर प्रेजेंटेशन। अगर हम लीडिंग पार्ट की बात करें तो हमने बर्थ को डिवाइड किया है, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सिफेलिक भी हो सकती है। तो सिफेलिक, ध्यान रखना है, सिफेलिक इज ऑल्सो नोन एज द बर्टेक्स प्रेजेंटेशन। सिफेलिक को ही नाम दिया गया है बर्टेक्स प्रेजेंटेशन, दोनों सेम है। फिर आती है ब्रीच और फिर आती है शोल्डर प्रेजेंटेशन। तो अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो कौन सा बेबी का जो पार्ट है वो सबसे पहले आ रहा है, दैट इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ द बेबी, उससे हम पता लगाएंगे कि ये बेबी की प्रेजेंटेशन है। अगर बेबी का हेड पहले आ रहा है तो दैट इज़ द सिफेलिक प्रेजेंटेशन और वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। हेड से याद रखना है कि वो सिफेलिक है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन है। और अगर बटक, बटक से याद रखना है कि दैट इज़ द ब्रीच प्रेजेंटेशन। और अगर शोल्डर बाहर आ रहे हैं पहले तो शोल्डर प्रेजेंटेशंस रहेगी। तो ऐसे हमें इन तीनों को याद रखना है। और अगर हम बात करें तो नॉर्मल प्रेजेंटेशन इज सिफेलिक। नॉर्मल जो है वो कौन सी प्रेजेंटेशन है, वो सिफेलिक है। और अगर नॉर्मल से हटके रहेगी तो हमने नाम दे दिया है उसको माल प्रेजेंटेशन। तो जो माल प्रेजेंटेशन है, अगर नॉर्मल से हटके कोई भी आती है या हम बात करें कि अदर देन बर्टेक्स प्रेजेंटेशन कोई भी आती है तो दैट इज़ नोन एज द माल प्रेजेंटेशन। और ये कोई भी हो सकती है, इट कुड बी अ ब्रीच भी हो सकती है और शोल्डर प्रेजेंटेशन भी हो सकती है। आप डायग्राम में देख सकते हो कि सिफेलिक प्रेजेंटेशन में जो हेड है वो बेबी का पेल्विक इनलेट के क्लोज है, मतलब जो बर्थ कैनाल है उसके उसके जो पेल्विक जो पेल्विस का पेल्विक इनलेट है उसके क्लोज है या बर्थ कैनाल के। और ब्रीच प्रेजेंटेशन में जो है जो बटक्स हैं बेबी के वो क्लोज हैं। तो इन दोनों डायग्राम से बिल्कुल जो है हमें क्लियर हो रहा है कि कौन सा पार्ट जो है किसके क्लोज है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लाई। अब लाई क्या रहती है, हम बहुत बार बोलते हैं कि ट्रांसवर्स लाई है, लॉन्गिट्यूडनल लाई है, ऑब्लिक लाई है। तो लाई क्या रहती है, ट्रांसवर्स के नाम से तो सीधा क्लियर हो रहा है कि ट्रांसवर्स में होगी। ऑब्लिक मतलब ऑब्लिक में रहेगा और लॉन्गिट्यूडनल मतलब सीधा। बट क्या होगा तो हम वो डिस्कस करते हैं। लाई क्या रहता है, इट इज़ द रिलेशनशिप of longitudinal axis of the fetus to the longitudinal axis of the mother pelvis। जो बेबी की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसका क्या रिलेशनशिप है जो मदर का पेल्विस है उसके साथ, उसके अकॉर्डिंग हम लाई जो है वो बताते हैं। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बेबी आप ले सकते हो कि जैसे बेबी की जो स्पाइन है उसका मदर के पेल्विस के साथ क्या रिलेशनशिप है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बेबी टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मदर पेल्विस। तो डायग्राम से बिल्कुल क्लियर होगा कि जो लॉन्गिट्यूडनल, अभी जो लाई है वो लॉन्गिट्यूडनल भी होती है, ट्रांसवर्स भी होती है और ऑब्लिक भी होती है। और जो मोस्ट कॉमन है दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल और वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो लॉन्गिट्यूडनल लाई जो है फर्स्ट डायग्राम में आप लोग देख सकते हो, मतलब लॉन्गिट्यूडनल लाई क्या है कि जो बेबी की स्पाइन है दैट इज स्ट्रेट, वो बिल्कुल स्ट्रेट है मदर के पेल्विस के लॉन्गिट्यूडनल, मतलब दोनों पैरेलल में है। ठीक है, बेबी की स्पाइन और जो मदर के पेल्विस की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, बेबी की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और मदर के पेल्विस की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस दोनों पैरेलल में हैं, तो दैट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल लाई। और अगर हम ऑब्लिक लाई की बात करें तो जो बेबी की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, मतलब बेबी की जो स्पाइन वाला पार्ट है दैट इज़ ऑब्लिक। वो मदर के पेल्विस, मदर का पेल्विस तो वैसे ही रहेगा बट बेबी जो है वो रोटेट होता रहता है। तो जो बेबी की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है वो क्या है, ऑब्लिक में है, ऑब्लिक डायरेक्शन में है। और ट्रांसवर्स में जो मदर के पेल्विस की लॉन्गिट्यूडनल लाई है उसके ट्रांसवर्स है बेबी की जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, तो इसको बोला गया ट्रांसवर्स लाई। तो दैट इज द लाई। नेक्स्ट हम देखेंगे एटीट्यूड। अब एटीट्यूड क्या रहता है, इट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फीटस टू ईच अदर। आपस में ही बेबी के सब पार्ट्स का कैसा रिलेशनशिप है उसको हम बोलते हैं एटीट्यूड।
तो एटीट्यूड जो है मतलब बेबी की जो लेग्स हैं, बेबी की जो आर्म्स हैं, उन सबका आपस में क्या रिलेशनशिप है। नॉर्मल इज़ फ्लेक्स्ड एटीट्यूड, जो नॉर्मल एटीट्यूड रहता है दैट इज़ फ्लेक्स्ड, वो फ्लेक्स्ड रहता है। तो हम डायग्राम से इसको भी क्लियर करेंगे। फर्स्ट डायग्राम में बताया गया है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन में बेबी जो है वो बिल्कुल पैक्ड दिखता है, जैसे कि हम देखते हैं डायग्राम्स में कि बेबी ऐसे को बिल्कुल पैक्ड में है, तो दैट इज़ द फ्लेक्शन एटीट्यूड की बेबी की जो लेग्स हैं और बेबी का जो हेड थोड़ा सा डाउन होके जो चिन है वो चेस्ट में जो बेबी की चिन है वो चेस्ट के साथ मतलब बिल्कुल स्टक होगी, और जो आर्म्स हैं वो भी स्टक रहेंगी, और जो बेबी की लेग्स हैं वो भी बेंड रहेंगी। तो वो वाला एटीट्यूड होता है फ्लेक्शन एटीट्यूड की, वो फ्लेक्स्ड है। डिफ्लेक्शन में क्या है, जो बेबी की चिन है वो चेस्ट के साथ जो है वो बिल्कुल लगी हुई नहीं है, वो थोड़ी सी ऊपर को उठी हुई है, तो दैट इज़ द डिफ्लेक्शन एटीट्यूड। और एक्सटेंशन में जो बेबी की चिन वाला पार्ट है और जो चेस्ट है वो बिल्कुल भी उनके बीच में बहुत डिफरेंस है, मतलब जो बेबी की नेक है वो बहुत ज़्यादा ऊपर को एक्सटेंड हुई हुई है, तो दैट इज़ द एक्सटेंशन। तो जो नॉर्मल एटीट्यूड है दैट इज़ द फ्लेक्शन की, जो चिन है वो किसको टच कर रही है, चेस्ट को टच कर रही है, और बेबी जो है पूरा पैक्ड हमें दिख रहा है, तो दैट इज़ द नॉर्मल एटीट्यूड। बेबी का एटीट्यूड जो है वो वैसा ही होना चाहिए इन द वुम्ब ऑफ द मदर। तो वो हम एटीट्यूड बेबी का रहता है, मतलब वो रिलेशनशिप होता है बेबी के आपस के ही पार्ट्स का कि वो कैसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंगेजमेंट। एंगेजमेंट वर्ड हमने सुना होगा कि बेबी एंगेज्ड है या नहीं है, नॉट एंगेज्ड और एंगेज्ड। तो एंगेजमेंट इज सेड टू हैव टेकन प्लेस व्हेन द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ fetus हैज़ पास्ड सक्सेसफुली थ्रू द pelvic इनलेट। एंगेजमेंट तब होती है जब वाइडेस्ट पार्ट, जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट रहेगा, प्रेजेंटिंग पार्ट हमने पीछे ही अभी बात की कि इट में बी हेड, वो हेड भी हो सकता है, वो बटक्स भी हो सकते हैं, और वो शोल्डर भी हो सकते हैं। जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट रहेगा बेबी का, अगर वो सक्सेसफुली पास कर जाता है जो पेल्विक इनलेट एरिया है मदर के पेल्विस का उसको, तो हम उस टाइम पे बोलते हैं कि बेबी जो है वो एंगेज्ड हो गया है, एंगेजमेंट जो है वो हो चुकी है बेबी की। मदर के पेल्विक इनलेट को, मतलब पेल्विस एरिया के पेल्विक इनलेट को, जो प्रेजेंटिंग पार्ट का वाइडेस्ट एरिया है, जब वो सक्सेसफुली पास कर लेता है तो एंगेजमेंट हो चुकी है। आप लोग डायग्राम से भी देख सकते हो कि ये लेडी ने हाथ में पकड़ा है दैट इज़ द पेल्विस। पेल्विस का स्ट्रक्चर ऐसे ही रहता है। तो जो बेबी का हेड है वो फ्री है, अभी उसने पेल्विक इनलेट को पास नहीं किया है, तो नॉट एंगेज्ड। और जो एंगेज्ड है उसमें बेबी का हेड फ्री नहीं है, उसने जो पेल्विक इनलेट वाला एरिया है उसको क्रॉस कर लिया है, तो मतलब बेबी जो है वो एंगेज है। अगर बेबी का हेड एंगेज हो रहा है तो मतलब सिफेलिक प्रेजेंटेशन है। तो यहाँ डायग्राम में हेड को एंगेज बताया तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन। अगर यहाँ पे बटक्स बताए होते तो दैट इज़ द वर्टेक्स सॉरी ब्रीच प्रेजेंटेशन। सिफेलिक एंड वर्टेक्स सेम सेम हेड को ही, हेड अगर एंगेज होगा तो उसको ही सिफेलिक और वर्टेक्स बोलेंगे, दोनों नामों में कंफ्यूज नहीं होना है। सिफेलिक भी उसको ही बोलते हैं, वर्टेक्स भी उसको बोलते हैं, बट अगर बटक्स रहेंगे तो दैट इज़ द ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो आई थिंक सो आप लोगों को ये जो टर्मिनोलॉजी है वो क्लियर हुई होगी। और टर्मिनोलॉजी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम ऑब्स्टेट्रिक पढ़ते हैं तो वहाँ पे यही सब टर्म्स जो हैं बार बार आती हैं, तो हम उस टाइम पे कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑब्स्टेट्रिक की टर्मिनोलॉजी जो है वो पता होनी चाहिए। और नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखने के लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो हम ऑब्स्टेट्रिक की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो आगे भी पढ़ते रहेंगे। और जो बाकी टर्मिनोलॉजी हैं कुछ, वो मैंने पहली वाली वीडियो में भी डिस्कस की थी, तो आप वो वाली वीडियो को भी देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। थैंक यू गाइज़।